नमस्कार साथियों, पेरेंटिंग सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग 0 से 1 साल तक के बच्चे की। मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो 1 साल का होता है तब तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसकी पेरेंटिंग में, और आपकी ये जर्नी स्मूथ और हैप्पीनेस भरी हो, इसके बारे में आपको क्या क्या ख्याल रखने होंगे, इस पे हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है किसी भी परिवार में, तो किसी भी कपल के लिए ये बहुत बहुत खुशी का समय होता है। और अगर आप पहली बार माता पिता बन रहे हैं तब तो ये खुशी एक्सट्रीम लेवल पर होती है। तो जब नया नया बच्चा आता है तो सबको बहुत खुशी मिलती है, पूरा परिवार खुशी से उमंग से भर जाता है। लेकिन 5-7 दिन बाद जब बच्चा अपने अलग रूटीन में सेट होता है तो मदर को या पेरेंट्स को उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और यही पीरियड इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि पेरेंट्स को कई बार, खासकर मदर्स को, एक अलग तरह का चिड़चिड़ापन, अलग तरह की खीज और अलग तरह की उदासी उनमें भर जाती है। तो इन सब कंडीशंस का आपको सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी होगी और उसमें छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको तैयारी बेबी के बर्थ के बाद से नहीं बल्कि उससे पहले से शुरू करनी है। जब भी आपका प्रेगनेंसी पीरियड है तो 6 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होते होते आपके दिमाग में कुछ कुछ शॉपिंग के आइडियाज़ होते हैं, कुछ कुछ आप ख़रीद के ऑलरेडी पहले से तैयारी के पर्पस से रखने लग जाते हैं। लेकिन शॉपिंग, देखिए, शॉपिंग तो आपके लिए कोई भी कर सकता है। बेबी की डिलीवरी के बाद अगर आपकी कोई फ्रेंड है या नोन है, परिवार वाले हैं, जैसा भी बेबी के लिए आपको चाहिए वो आप उनके थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आप तैयारी अपने ऊपर करें। तो मदर्स को क्या तैयारी करनी होगी? मदर्स को चाहिए, मतलब वुड बी मदर्स को, कि वो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने देखा है कि न्यू मदर्स जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अभी कई ऐसे वर्कशॉप्स हॉस्पिटल्स में ऑर्गेनाइज होते रहते हैं जो कि न्यूली मदर्स को ट्रेन करते हैं बेबी के रख रखाव के लिए। तो आप वो ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है कि बाद में मदर्स इतना परेशान होते हुए देखा है मैंने कि फिर बच्चा भूखा रहेगा, भूख से चिड़चिड़ा करेगा और फिर नींद मदर्स की बिल्कुल नहीं हो पाती। और ये जो 9 महीने बच्चे को कंसीव करने की तकलीफ़, उसके बाद जन्म देने की वीकनेस, ये सब मिला के और फिर बच्चा अच्छे से नहीं रह रहा है, सो नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ें मदर्स में एक डिप्रेशन भरती जाती हैं। तो ये काम तो मदर्स को करना है। इसके साथ ही पेरेंट्स दोनों, जो मदर और फादर बनने वाले हैं, उनको क्या करना है कि फादर और मदर दोनों को सीखना है कि एक नए बच्चे को होल्ड कैसे किया जाता है, उसको कैसे रखा जाएगा, उसको कैसे आपको बर्फ दिलवानी है, कैसे उसको सुलाना है, इसकी आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये तैयारी अगर आप बाद में करेंगे तो आपके लिए, अगर आपको इस प्रैक्टिस में 1 सप्ताह भी निकलता है तो वो बच्चे के साथ आपको एक लॉन्ग पीरियड लगेगा। तो ये आप दोनों को करना है। अब फादर को क्या करना है कि जो वुड बी फादर है उनको ये तैयारी करनी है कि वो, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज़ कम ही होती हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो शहर से दूर अपने जो माता पिता का घर होता है उससे दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो अगर आपके साथ कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो ये तैयारी जो फादर को वैसे भी कर लेनी चाहिए वो ये है कि आप जो भी घर के काम हैं, कुकिंग है, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाना है, कपड़े सुखाना है, सब्जियों की कटिंग करनी है,
ये आप प्रॉपर तरीके से सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मदर का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है बेबी के साथ, और ख़ासकर जब वो पहली बार माँ बनी हो, कि आपको इन सब चीज़ों के लिए कैसे एडजस्ट करना है वो आपको बहुत मुश्किल भरा समय लगता है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा ये काम सीख के दोनों मिलके एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए ये काम करेंगे तो आपको इजी तो रहेगा ही, साथ ही जैसे ऑफिस आवर्स हैं, जैसे फीमेल्स तो जब माँ बनती हैं तो उनको आजकल मैटरनिटी लीव मिल जाती है, लेकिन मेल्स को ऑफिस जाना होता है, तो ये तैयारी या ये सहयोग वो अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स को करनी है वो ये कि जो वुड बी मदर है वो अपने आसपास में, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं है, आप अकेले हैं, तो अपने आसपास में किसी भी बुज़ुर्ग महिला, कोई भी जो उम्र दराज महिलाएं होती हैं, उनसे थोड़ा बहुत संवाद करना शुरू करें और उनको बताएं कि आपको इस तरह का फीलिंग हो रही है, या आप उनसे गाइडेंस लें कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, पोस्ट डिलीवरी मुझे क्या क्या कर लेना चाहिए जिससे कि थोड़ा इजी हो। एक और जो काम करना है मदर को वो ये कि वो थोड़ा थोड़ा सूदिंग म्यूज़िक या इस तरह का डेली से सुनना शुरू करें और अपने सोते टाइम उसको ज़रूर सुने, उससे उनकी नींद बहुत अच्छी होगी। और यही पैटर्न बच्चे में भी रहेगा कि जब आप डिलीवरी के बाद उसको सुलाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे तो यही वाला म्यूज़िक आप अगर उस टाइम प्ले कर देंगे तो वो उसकी नींद में एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि तैयारी ये तो पहले से हो गई, अब आगे क्या, आगे तो बेबी हो चुका है, तो अब क्या करना होगा। तो आगे की तैयारी सिर्फ मदर फादर को नहीं करनी है, ये तैयारी होगी सभी परिवार वालों की, सभी रिश्तेदारों की, और इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए जब बेबी होता है, आजकल तो सिजेरियन होते हैं काफ़ी, लेकिन वो एक जो डिलीवरी का प्रोसेस है या 9 महीने की प्रेगनेंसी का जो पीरियड है खासा एग्जॉस्टिव होता है, और मदर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली और फिज़िकली वीक महसूस करती हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि जो 40 डेज़ का रेस्ट का पीरियड होता है मदर का, तो उसमें रिश्तेदारों को चाहिए कि वो उनको मिलने या विज़िट करने कम से कम जाएं और उनको रेस्ट का भरपूर टाइम दें। या अगर आपको ऐसा है कि मतलब तभी उसी पीरियड में जाना है तो आप अपने 2-4 जो भी हैं जिनको जाना हो मिल के जाएँ, जिससे कि मदर को वो एक ही टाइम में आपको अटेंड करना पड़े और आप उनको मिलके कम टाइम देके वापस आ सकें। इसमें एक ये ध्यान रखने वाली भी बात हो जाती है कि कई रिश्तेदारों का या कई महिलाओं का आदत होती है कि बच्चे को गोदी में लेंगे, उसको किस करेंगे मुंह पे, गाल पे, या फिर उसको हाथों से सहलाएंगे। तो देखिए ये अब आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि आजकल हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें सही नहीं रहती है। तो आप बेबी को प्यार कीजिए, उसको गोदी में ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का अपना प्यार दिखाना वो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक दीजिए, ये बात के लिए रखिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर बेबी की डिलीवरी के बाद उसकी दादी या नानी उनके घर आ जाएं और अपनी तरफ से जो भी उनको मदर और फादर को जो भी हेल्प करनी बनती है, या जो भी आपको खिलाने का या बेबी को रखने का जो भी आपको लर्निंग्स देनी होती हैं, तो वो आप आके करेंगे, सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, तो वो उन दोनों के लिए, मदर फादर के लिए तो है ही, बल्कि बेबी और उसकी मदर के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे में भी आपको क्या करना है, आपको करना है कि दादी और नानी बच्चे की एक साथ दोनों उनको अटेंड ना करें। आप अपना एक रूटीन फिक्स करें कि 1 महीना कोई भी रुकेगा, या तो दादी या नानी, और
फिर उसके बाद 1 महीना कोई भी दूसरा रुकेगा। इससे क्या होगा कि जो नई माँ है उसको बच्चे को समझने का और बच्चे की परवरिश में उनको खासी हेल्प होगी, और ये हेल्प जेन्युइन होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि मतलब बुज़ुर्ग विज़िट तो करते हैं और उनकी तरफ से हेल्प उतनी नहीं मिल पाती है, और जो नई मदर्स हैं वो सिर्फ परेशान होकर रह जाती हैं। तो अगर आप उनकी हेल्प करने की स्थिति में हैं तो ही आप उनके पास जाएं और उनकी मदद करें। और यही बात जो बच्चे के या बच्चे के माता पिता के रिश्तेदार हैं उनके लिए भी है कि आप जब बेबी कम से कम 4 या 6 महीने का नहीं हो जाता तो आप अपने दिमाग में ये चीज़, ये माइंडसेट फिट करके जाएं। अगर विज़िट करने जा रहे हैं और रुकने जा रहे हैं उनके पास, कि बेबी के साथ चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप उसके लिए रेडी रहें कि अगर आप मदर की कुकिंग में या बच्चे को रखने में कुछ मदद कर पा रहे हैं या करनी ही चाहिए आपको। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी शॉर्ट विज़िट बनाइए, सिर्फ मिलने जाइए और वापस आ जाइए। और लॉन्ग विज़िट या लॉन्ग पीरियड तक अगर आपको रुकना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट प्लानिंग कीजिए। अब एक चीज़ जो माता पिता को फॉलो करनी है वो ये कि बच्चों का कोई सेट रूटीन नहीं होता है। तो आप अगर इसी स्ट्रगल में पड़े रहे कि ये मतलब आपके अकॉर्डिंग 10 बजे सोएगा और सुबह 6-7 बजे उठेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना होगा कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग अपना रूटीन थोड़ा थोड़ा सेट करना शुरू कीजिए। आपने इक्विलिब्रियम की थ्योरी तो पढ़ी होगी ना, तो आपको यहाँ पे यही फॉलो करनी है। आप क्यों सोच रहे हैं कि बच्चा आपके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करेगा? उसमें तो उतना दिमाग नहीं है, वो छोटा बच्चा है। ये आपको अपने हिसाब से सेट करना है कि अगर आपका बच्चा रात को 8 बजे सो जाता है और 11 बजे उठ रहा है, तो आपको अपना डिनर 8 बजे से पहले ले लेना है। और जैसे ही बच्चा सोता है तो थोड़ा बहुत काम करके आपको भी अपने रेस्ट के लिए समय निकालना है। और फिर उसके बाद का समय दोनों पेरेंट्स को एक एक करके बच्चे के साथ देना है। तो ये सपोर्ट एक दूसरे के लिए जब बना रहेगा तो पेरेंटिंग आपको परेशानी नहीं देगी, मज़ेदार लगेगी। अब एक पॉइंट और हो जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो आजकल कई पेरेंट्स, आजकल ही नहीं पहले भी कई पेरेंट्स का ये रहता है कि उसको बाहर नहीं निकालना, या अगर वो सो रहा है तो बहुत मुश्किल से सोया है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है, या अगर कहीं जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल अलग रखना है क्योंकि वो तो लोगों को देखते ही रोने लगेगा। तो आपको बच्चे को इस दुनिया के लिए तैयार करना है। आप उसको बिल्कुल अलग थलग रख कर उसको नॉर्मल चीज़ों से दूर कर रहे हैं। तो आपको बच्चे को गर्मी में बिना एसी के भी थोड़ी देर रखना है, सर्दी में उसको धूप भी खिलानी है, और बारिश के मौसम में छाता लेके बाहर निकलना है और उसको बारिश भी दिखानी है। उसको आप सिर्फ अंदर ही अंदर मत रखिए, उसको थोड़ा सा शोर मतलब लाइट म्यूज़िक सुनाइए, जिससे कहीं अगर वो बाहर निकलता है तो अगर कोई शोर होता है तो आप उसके कानों पे हाथ लगा सकते हैं। लेकिन एकदम से कोई भी शोर होगा वो उसके लिए बिल्कुल अनजान है। बाहर आप धूप में निकले और थोड़ा भी हल्का सा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो बीमार पड़ेगा। तो आप बजाय बच्चे को बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशंस में रखने के, आप उनको नॉर्मल कंडीशन में परवरिश देने की तैयारी कीजिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे 5-5, 6 साल के हो जाते हैं तो भी घर में जब कुकर की सीटी बजती है तो इतना घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको उस शोर के लिए कभी तैयार ही नहीं किया गया।
या फिर कहीं गैदरिंग में जाएंगे तो लोगों को देखते ही कंटिन्यूअस उनका रोना शुरू रहता है और पेरेंट्स को वहाँ से निकल कर आना ही पड़ता है। तो ये इसलिए होता है कि हमने उसको उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं किया होता है। तो ये तैयारी आपकी एक दिन में नहीं होगी, आपको धीरे धीरे ये तैयारी करनी होगी। ये तो पेरेंट्स की बात हुई और ये तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, जिससे कि आपको अपनी जो ये पेरेंटिंग का फेज़ है ये आपको स्ट्रेसफुल ना लगे, मज़ेदार लगे और आप अपनी पेरेंटिंग के प्रोसेस को पूरा एंजॉय कर पाएँ। और आखिर में एक बात और मैं जो कहना चाहूँगी वो ये कि कई बार जैसे कपल्स अपनी जॉइंट फैमिली से अलग रहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो उनको एल्डरली लोगों का, महिलाओं का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये एक गलत पैटर्न है। जो भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं अगर साथ हैं तो उनको बच्चे की परवरिश में ज़रूर से हाथ बटाना चाहिए। और इसके बिल्कुल अपोज़िट एक साइड ये होता है कि कई महिलाएं मतलब बच्चे की दादी, नानी, मतलब ज़्यादा दादी के पास ही होते हैं बच्चे, तो दादी का ये रहता है अभी इस टाइम में कि मदर्स वर्किंग हैं तो दादी ही बच्चों की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी ले लेती हैं और मदर्स को उनका रूटीन, खाना पीना, ओढ़ना पहनना कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये दोनों ही कंडीशंस ठीक नहीं है। जहाँ बुज़ुर्ग जो साथ में रह रहे हैं उनको पेरेंट्स का सपोर्ट करना ही चाहिए। इसी तरह से अगर आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है तो भी जो बच्चे के पेरेंट्स हैं खुद उन्हें बच्चे की कुछ जिम्मेदारी ज़रूर से लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। आप बच्चे से कितनी चीज़ें सीखते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कि हमें उसके बढ़ते हुए, उसको देखते हुए कई चैलेंजेस होते हैं वो हम फेस करते हैं और उनसे हमारी लर्निंग बढ़ती है। और एक इमोशनल जो टच होता है वो जब तक हम बच्चे के लिए अपनी तरफ से कुछ करेंगे नहीं, उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो वो कैसे बनेगा। तो ये थोड़ा सा सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है इस दिशा में। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। आपके पास और कोई सजेशंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।